पहली बात तो उनके लिए बोलना चाहूँगा जो कमेंट्स में ये बोलते हैं कि 25 मिनट में या 30 मिनट में या 40 मिनट में पूरा चैप्टर कैसे ख़त्म हो जाता है। तो सिंपल सी बात है यार, पूरी वीडियो देखो और जाके एनसीईआरटी से फिर मैच करो और फिर आके कुछ बोलना, ठीक है। और कुछ भी फिर भी ना मिले आपको तो ठंडा दूध पी लेना। ठंडे दूध में क्या होता है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एसिडिटी कम कर देते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर टोटली पूरे तरीके से 100% एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी आपको साथ साथ मैं याद करवाऊंगा, ठीक है। देखो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, ये चीजें पढ़नी है। सिर्फ इस चैप्टर में अपने को सिर्फ ये चीजें पढ़नी है, बिल्कुल 5वीं क्लास जैसे चलेंगे ना। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है। कौन सी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर। ये अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि तूने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के आगे 3 एरो निकाले हुए। क्यों निकाले हुए? क्योंकि एनसीईआरटी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाले टॉपिक में क्या है, अपने को 3 सब टॉपिक मिलेंगे, 3 सब टॉपिक, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, बारी बारी से एक एक करके इन पे हम बात करते जाएंगे। पहले इस पे, फिर 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 अपना चैप्टर खत्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके साथ, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो सिंपल है, दूध की दही बनानी है, दूध की दही बनानी है। मिल्क को किस में कन्वर्ट करना है, कर्ड में कन्वर्ट करना है। और ये काम कौन करता है, लैब, LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर यानी लैब के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, है ना, जिनमें से एक बैक्टीरिया जो अपनी एनसीईआरटी में दिया है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस ये क्या करेंगे, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, कोई रीजन तो बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली क्या है, जो ये लैब होते हैं ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैब होते हैं वो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये एसिड्स क्या करेंगे, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उनको कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। लैब जो है क्या करेगा, एसिड्स की फॉर्मेशन करेगा। अब ये एसिड्स क्या करेंगे, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन्स, उनको क्या करेंगे, ये कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे। तो अपनी इसके रिजल्ट से अपनी क्या बन जाएगी, कर्ड बन जाएगी, दही बन जाएगी। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्ड न्यूट्रिशनली बेहतर कैसे है, अच्छी कैसे है, क्योंकि कर्ड यानी दही के अंदर विटामिन B12 जो है वो ज्यादा होता है मिल्क के कंपैरिजन में, ठीक है। ये अपना दूध दही का किस्सा यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट है डव, ठीक है। डव ये क्या होता है, देखो डफ बोल लो, डव बोल लो, जो भी बोलो आप, है। ये क्या होता है, सिंपली ये होता है गुंदा हुआ आटा, है ना। आप घर में रोटियां बनाते हो या मान लो आपने डोसे वाले को देखा होगा, डोसा बनाता है, जो ब्रेड बनाते हैं उसके लिए भी आटा गूंदना ही पड़ता होगा। तो ये सिंपली क्या होता है, गुंदा हुआ आटा। अब अपनी एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया हुआ है मैंने यहाँ पे वैसे वैसे कॉपी पेस्ट उतार दिया। देखो जो गुंदा हुआ आटा यानी डव जो डोसा एंड इडली के लिए यूज होता है उसको हम फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया का यूज करके। सिंपल इतनी सी बात लिखी वैसे, है ना। जो डव डोसा एंड इडली बनाने के लिए यूज होता है उसको हम फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया का यूज करके। इससे ज्यादा इसमें बात नहीं लिखी हुई। अब इधर आ जाते हैं ब्रेड, है ना। देखो जो डव ब्रेड बनाने में यूज होता है उसको हम फर्मेंट करते हैं किससे, फंजाई से। कौन सी फंजाई, यीस्ट से। अब यीस्ट भी कौन सा, यीस्ट में भी बहुत सारे यीस्ट होते हैं ना। यीस्ट भी कौन सा, सैक्चरोमाइसिस सर्विसेई, सैक्चरोमाइसिस सर्विसेई। अब यहाँ पे याद रखने लायक बात क्या है कि डोसा एंड इडली में क्या यूज हुआ था, बैक्टीरिया यूज हुआ था। और ब्रेड में क्या यूज हो रहा है, फंजाई यूज हो रहा है। फंजाई में भी कौन सा, यीस्ट, और यीस्ट में भी कौन सा, सैक्चरोमाइसिस सर्विस है। ये आगे भी आएगा, टेंशन मत लो, बेकर यीस्ट, ब्रूअरी यीस्ट, उसमें आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक और मैं बात यहाँ पे आपको बता दूं, देखो ये ब्रेड में जो भी ये ब्रेड ब्रूड और ये डव जो बनता है
है ना, तो CO2 गैस रिलीज होती है, CO2। उसी की वजह से क्या है, इनमें छोटे छोटे छोटे, आपने देखा होगा ब्रेड में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद से होते हैं, छोटे होल से होते हैं, तो CO2 रिलीज होती है, उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है टोडी पाम की, है ना। टोडी कहाँ से रिसीव होता है, पाम से अपने को मिलता है, और ये कहाँ पे, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टोडी क्या है, साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और इसको कैसे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये टोडी अपना खत्म है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है चीज। हाँ, चीज को कैसे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन बाय माइक्रो। फर्मेंटेशन की थोड़ी स्पेलिंग शायद गलत हो गई है यहाँ पे, इसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, चीज को कैसे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन बाय माइक्रो। अब चीज के अंदर जो याद रखने वाली बातें हैं वो क्या दी हुई है अपनी एनसीईआरटी में, कि जो स्विस चीज होता है ना, स्विस चीज, आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा। टॉम एंड जेरी में जब वो जो जेरी होता है, अपना वो जो चीज लेके भागता है ना, उसमें बड़े बड़े लार्ज होल होते हैं, आपने देखा होगा लार्ज होल, तो वो कौन सा होता है, वो स्विस चीज होता है। अब ये लार्ज होल होने का रीजन क्या है, देखो जो ब्रेड में होल होते हैं वही इनका रीजन है कि लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 निकलती है ना। क्यों निकलती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्या हुई है, फर्मेंटेशन हुई है। फर्मेंटेशन किसने की है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मनी, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मनी। ठीक है, S फॉर शर्मनी, S फॉर स्विस, S फॉर शर्मनी, S फॉर स्विस। ठीक है, सिंपल सी बात यहां पे याद रखने लायक बात क्या है कि स्विस चीज में लार्ज होल्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्यों होते हैं, क्योंकि CO2 रिलीज हुई है, दूसरी बात। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्विस चीज की फर्मेंटेशन जो की है, मतलब CO2 जो बनाई है वो किसने बनाई है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मनी। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चीज में इस पूरे टॉपिक का लास्ट टॉपिक है रोक्यूफोर्ट चीज, है ना, रोक्यूफोर्ट चीज है। ठीक है, अब इसके बारे में याद रखने की बात क्या है कि रोक्यूफोर्ट चीज राइपन्ड बाय स्पेसिफिक फंजाई। क्यों, क्योंकि उससे उसमें पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें याद रखने लायक बात क्या है, रोक्यूफोर्ट चीज की खास बात क्या है कि हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक फंजाई ग्रो कराते हैं। क्यों ग्रो कराते हैं, क्योंकि उस स्पेसिफिक फंजाई की वजह से इस चीज के अंदर एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। अब देखो, हम माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमने बात की थी कि इसमें 3 एरो निकले हुए, मतलब हमें 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले एरो की, यानी पहले अपने छोटे टॉपिक की। क्या है, फर्मेंटेड बेवरेज, फर्मेंटेड बेवरेज। ठीक है, अब इसमें जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, यही चीजें आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत ही नहीं, और साथ साथ याद करेंगे। देखो, एक टाइप का यीस्ट होता है, एक सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई, सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई एक टाइप का यीस्ट होता है, यीस्ट होता है। ठीक है, पहली बात क्या याद करने की आई कि सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई एक टाइप का यीस्ट होता है। अब सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई के अपने को 2 स्ट्रेन याद रखने, एक स्ट्रेन कौन सा, बेकर्स यीस्ट, और एक स्ट्रेन कौन सा, ब्रूअर्स यीस्ट। अब बेकरी में क्या होता है, ब्रेड, केक बनते हैं, केक में भी क्या है, ब्रेड ही तो यूज होता है ना, तो बेकर तो नाम से ही पता लग गया कि ये ब्रेड बनाने में यूज होगा। और ब्रूअर, है ना, ब्रूअर इंडस्ट्री कौन सी होती है अपनी, बियर वाली, वाइन वाली, विस्की, रम, ब्रांडी, ये किसमें यूज होगा, ये सब बनाने में। ठीक है, ये सब बनाने में, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट अपने को क्या याद रखना, देखो एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होती हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक्स 2 टाइप से बनाई जा सकती है, या तो बिना डिस्टिलेशन यानी विदाउट डिस्टिलेशन बनाई जाएंगी, या विद डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन के साथ बनाई जाएंगी। जो विदाउट डिस्टिलेशन है वो कौन सी है, वाइन एंड बियर, और जो विद डिस्टिलेशन मतलब डिस्टिलेशन करके बनाई जाएंगी वो कौन सी है, विस्की, रम, ब्रांडी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना, याद करने का तरीका बताता हूं। आपने नॉर्मल बाहर शराब की दुकान पे देखा भी होगा कि वाइन एंड बियर नॉर्मली लिखा रहता है वहां पे कि वाइन एंड बियर, वाइन एंड बियर, नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल लिखा रहता है। मतलब ये क्या है, थोड़ी सस्ती होती है, थोड़ी सस्ती होती है, तो सीधा सा है कि डिस्टिलेशन ही नहीं हुई, तो सिंपल सी बात है सस्ती होंगी, और जिनमें डिस्टिलेशन होगी वो थोड़ी महंगी हो जाएंगी। विस्की, रम, ब्रांडी क्या है, आपको नॉर्मल कहीं नाम देखने को नहीं मिलता ना, ये थोड़ी महंगी होती है। बिल्कुल क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखो अपना एक एरो यहां कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे एरो पे, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अपने दूसरे एरो पे चल रहे हैं, और दूसरा एरो अपना क्या है, एंटीबायोटिक्स के बारे में। दूसरा एरो है अपना एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखो, एंटी मतलब अगेंस्ट, मतलब एंटी मतलब खिलाफ, है ना, सबको पता है किसी के एंटी होना मतलब खिलाफ होना, किसके खिलाफ होना, बायो मतलब लाइफ, है ना, मतलब जिंदगी के खिलाफ। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो हमें कोई बीमारी
बीमारी होती है, मान लो कुछ भी हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ भी बीमारी होगी, तो हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो सिंपल सी बात है, हमारी लाइफ के खिलाफ तो होगा नहीं है, किसकी लाइफ के खिलाफ होगा? जो माइक्रोब्स, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा है उसकी लाइफ के खिलाफ, है ना। अब समझिए ना किस रिलेशन में खिलाफ है लाइफ के, किसकी लाइफ के खिलाफ है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज कर रहा है उसकी लाइफ के खिलाफ जो दवाई होगी उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतनी बात। अब देखो, ये एंटीबायोटिक की एनसीईआरटी की डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है कि केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स टू किल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, है ना। सिंपल सी बात है, एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसे केमिकल हैं जिनको कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ही इनको बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? ताकि इनको किस लिए हम यूज कर सके? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को करने के लिए यूज कर सके, उनको किल करने के लिए हम यूज कर सके, है ना। देखो, एक बात यहां पे समझनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि सारे माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग होते हैं, कुछ फायदेमंद भी है। फायदेमंद कैसे है? देखो, माइक्रोब्स ने क्या बनाए? केमिकल्स बनाए। अब इन केमिकल का हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने के लिए, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स में आगे बात करते हैं, कौन सी याद करने वाली बात है। हाँ, तो ये अपनी एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की बात है। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई, है ना? किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। असल में ये गलती से हुई थी, ऐसे की नहीं थी कि वो ऐसे बैठा नहीं था कि एंटीबायोटिक मैं खोज करके मानूंगा, आज तो बैठ गया तो आज तो डिस्कवरी करके मानूंगा। उससे गलती से हो गई थी। गलती से कैसे होगी? देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अंकल जो थे वो काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे। कौन से बैक्टीरिया पे? वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। वर्क ऑन मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो स्टेफिलोकोकस पे काम कर रहे थे। तो हुआ क्या था, उन्होंने स्टेफिलोकोकस पे काम कर रहे थे तो वो उसमें प्लेट्स पे काम कर रहे थे ना, उसमें लैब में होती होंगी वो प्लेट्स, आपने आगे जाके देख लोगे, अभी नहीं देखी तो वो प्लेट्स में काम कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ प्लेट्स क्या थी, वो बिना धोए छोड़ दी, अनवॉश्ड प्लेट छोड़ दी। तो उन अनवॉश्ड यानी बिना धोई हुई प्लेटों पे क्या हो गया? एक फंजाई वहां पे ग्रो हो गया। कौन सा फंजाई? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। अब ये फंजाई ने क्या किया? एक केमिकल रिलीज किया, एक केमिकल रिलीज किया। अब उस केमिकल के रिलीज होने से क्या हुआ? ये स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया था वो उस पे ग्रो नहीं हो पाया, है ना। तो ये बात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अंकल ने ऑब्जर्व कर ली कि पेनिसिलियम नोटेटम जो फंजाई है वो एक केमिकल रिलीज कर रही है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं हो पा रहा, है ना। तो उसने उस केमिकल को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अंकल ने उस केमिकल को क्या नाम दे दिया? पेनिसिलिन नाम दे दिया, है ना। मिस्टेक से हो गया सब कुछ, पेनिसिलिन नाम दे दिया। बिल्कुल इतनी बात है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो, अब पेनिसिलिन अपने पास बन चुकी है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बट पेनिसिलिन का जो फुल पोटेंशियल था ना, मतलब इन्होंने डिस्कवरी तो कर दी पर इनको पूरे काम नहीं पता था कि पेनिसिलिन क्या क्या कर सकती है। तो अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी ने जो पेनिसिलिन का था फुल पोटेंशियल था उसको डिस्कवर किया कि असल में पेनिसिलिन है क्या और ये क्या क्या काम कर सकती है, ठीक है। ये दो बातें याद रखेंगे। डिस्कवरी इन्होंने की और फुल पोटेंशियल किसने डिस्कवर किया? इन्होंने, अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरी ने, ठीक है। अब पेनिसिलिन के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन को कहां यूज किया गया था? वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने के लिए किया गया था। यह बात हम याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि पेनिसिलिन का यूज वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने के लिए किया गया था, ठीक है। अब एंटीबायोटिक वाले टॉपिक में ही ये चीजें दी हुई है। सिंपल यहां पे याद करने वाली लायक बात है, इनके दूसरे नाम, है ना। वैसे लिखा ऐसे हुआ है कि इन बीमारियों के लिए, इन घातक बीमारियों के लिए भी एंटीबायोटिक बना ली गई, पर वो अपने याद करने वाली बात नहीं है। याद करने वाली बात क्या है कि वूपिंग कफ का दूसरा नाम है काली खांसी। देखो, कफ है तो मतलब खांसी याद हो जाएगा। डिप्थीरिया का दूसरा नाम है गलघोंटू। डिप्थीरिया का दूसरा नाम है गलघोंटू। इसको ऐसे याद रखना, डी फॉर डिप्थीरिया, डी फॉर दबा दिया। दबाते क्या? गला दबा दिया, है ना। गला दबा दिया तो गलघोंटू। नेक्स्ट है लेप्रोसी कुष्ठ रोग। लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ये याद रख लेना थोड़ा, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ठीक है। और इसके साथ दिया हुआ था कि एनसीईआरटी में लिखा ऐसे हुआ है कि वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग के लिए एंटीबायोटिक्स को बना लिया है। पर यहाँ पे याद रखने लायक बात क्या है? इनके दूसरे नाम, ये आपको याद रखने, ठीक है। अब यहाँ पे अपना क्या है? ये दूसरा एरो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में दूसरा एरो भी यहाँ पे अपना कंप्लीट
कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के तीसरे एरो की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल एरो के तीसरे एरो की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि कौन कहां से मिलता है, सिंपल सी बात है। साइट्रिक एसिड कहां से मिलेगा, एस्परगिलस नाइगर। एसिटिक एसिड कहां से मिलेगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटायरिक एसिड कहां से मिलेगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलाइक। लैक्टिक एसिड कहां से मिलेगा, लैक्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोकाइनेस कहां से मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकस। साइक्लोस्पोरिन ए कहां से मिलेगा, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। स्टेटिन्स कहां से मिलेगा, मोनेस्कस पुरपुरस, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब यहां पे हम ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला था, याद करा के भेजूंगा, तो यहां पे याद करने लायक बात कहते हैं। देखो एसिटिक एसिटिक मैच हो गया, ब्यूटायरिक ब्यूटायरिक ने मैच हो गया, लैक्टिक लैक्टोबैसिलस मैच हो गया, है ना, और स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस मैच हो गया, स्पोरिन स्पोरम मैच हो गया। तो दो ही चीजें अपने को यहां पे याद करनी है, साइट्रिक एसिड और क्या है, स्टेटिन्स, है ना। साइट्रिक एसिड किससे है, एस्परगिलस नाइगर, और स्टेटिस किससे है, स्टेटिन्स है अपना मोनेस्कस पुरपुरस। इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा स्टेटिन्स की, आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, साइट्रिक एसिड किससे मिलेगा, एस्परगिलस नाइगर। फिर भी ये याद ना हो तो थोड़ी सी एक आइडिया लगा सकते हो, एसी, है ना, एयर कंडीशनर एसी, एस्परगिलस नाइगर, साइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है, इसके बाद ये है कि कौन क्या बनाता है, कौन क्या बनाता है ना, कौन किस चीज़ के काम आता है, फंक्शन बोल लो या उनका, ठीक है। ये पूरा एनसीईआरटी को ही कॉपी पेस्ट मैंने किया है। देखो सैक्रोमाइसिस सर्विस किसका काम आएगा, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सैक्रोमाइसिस सर्विस हमने किया था ना, एक यीस्ट होता है, किस काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है लाइपेज, किस काम आएंगे, रिमूव ऑयली स्टेन। देखो लाइपेज वर्ड से देखो, लिपिड क्या होता है, फैट होता है ना, ऑयल भी क्या है, एक तरीके के फैट ही है। तो सिंपल सी बात है, लाइपेज मतलब जो ऑयल को या फैट को डाइजेस्ट करेंगे ना, एक तरीके से ऑयली स्टेन को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एक आपको याद रखना है कि पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज किस काम आते हैं, क्लियरिंग ऑफ बोटल जूस, है ना, बोटल्स में जो जूस आता है उनकी क्लियरेंस के लिए काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक याद रखना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज किस काम आता है, क्लोट बस्टर। इसको मैं तो ऐसे याद रखता हूं, देखो स्ट्रेप्टोक्लोटो ऐसे याद रखना, स्ट्रेप्टोकाइनेज मतलब क्लोट बस्टर मतलब क्या है, देखो जो भी ब्लड वेसल है अपनी, उनमें क्या है, क्लोट बन जाए अगर, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो आगे हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है, फिर वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से फिर क्या हो जाएगा, आगे जाके हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसमें ये स्ट्रेप्टोकाइनेज हम यूज करते हैं कि वो क्लोट को क्या करेगा, हटा देगा, उनको बस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, ये क्या काम आएगा, इम्यूनोस्प्रेसिव एजेंट। देखो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी की किडनी खराब हो गई और उसने किसी और से किडनी ली, मतलब किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, उसने किसी और से किडनी ली। तो आपको पता है कि किसी और से जब हम कोई ऑर्गन लेते हैं तो उसके खिलाफ क्या है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इम्यूनिटी है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा है ना हमने, वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि ये तो किसी और की किडनी है, और बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को स्प्रेस दबाने के लिए क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। सिंपल सी बात है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटिन्स, है ना, स्टेटिन्स किस काम आता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट, है ना, ब्लड में क्या है, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करेगा। अब स्टेटिन्स का हमने क्या किया था, कहां से मिलता है हमें, मोनेस्कस पुरपुरस। इसकी मैं सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। देखो कोई भी स्टेट है, मान लो कोई भी राज्य, उसका ऐसे याद रखो, किसी भी स्टेट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी, है ना, एमपी से, स्टेट के एमपी से ये अपने को याद आ गया। और क्या याद आ जाएगा, देखो कोई एमपी होता है यानी मिनिस्टर है, नेता है, तो नेता को क्या होता है, बहुत सारी दिमाग में टेंशन होती है कि अच्छी टेंशन है या बुरी टेंशन है, मेरे को नहीं पता, वो नेता को ही पता है ना। तो दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो जनरली उनको कौन सी बीमारी हो जाती है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐसा थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि कोई नेता है, एमपी है, तो उसका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना। स्टेट का क्या है, एमपी है, यानी मोनेस्कस पुरपुरस से ये हमें मिलेगा, और क्या है, उसका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई है। नेता लोगों का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई होता ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना ये तीसरा एरो कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं कहाँ, सीवेज ट्रीटमेंट की तरफ।
अब हम करने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट। देखो इस टॉपिक में ध्यान से एक बात बता दूं कि एक एक जो वर्ड मैं बोलूंगा ना, बिल्कुल मेरे साथ में रहना, भागना मत, स्किप मत करना, बिल्कुल एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। बीच में कहीं भी कनेक्शन टूटा तो सारा टॉपिक ये वाला अपना खराब हो जाएगा। ठीक है, और एक एक वर्ड ध्यान से सुन लोगे तो पूरे तरीके से आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, देखो सिंपल क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, मतलब अपने पास गंदा पानी आया, मतलब सीवेज का पानी आया और हमें क्या करना है, उससे हमें क्या करना है, उसको साफ करना है, उस पानी को साफ करना है। ठीक है, सिंपल सा ये टॉपिक है अपना। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे जाएंगे। देखो पानी ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, पानी ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया। ठीक है, गंदा पानी यहां से आया और हमने उसको साफ करते गए, साफ करते गए और ये साफ पानी इधर से निकाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास बार्स, बार्स मतलब क्या होते हैं, सीधे सीधे क्या हमने ऐसे सलाखें सी लगा दी। क्यों लगा दी, क्योंकि जो गंदा पानी आया उसमें जो फ्लोटिंग डेब्रिस, मान लो प्लास्टिक की बोतल्स पड़ी हैं या लिफाफा थैली पड़ी है, वो सब इन बार्स के अंदर है ना, ऐसे ग्रिल सी लगी हुई है, इन बार्स के अंदर रुक जाएगी, है ना। और जो पानी होगा वो आगे अपना चला जाएगा, वो आगे अपना चला जाएगा। फिर आगे है अपना क्या, सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होगा, अब इसमें जो सोयल है, मिट्टी है या स्मॉल पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो सेडिमेंट हो जाएंगे, मतलब नीचे वो बैठ जाएंगे। अब जो पानी होगा वो आगे जाएगा, वो किस में जाएगा, फिर प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जाएगा। इसमें क्या होगा, अब जो सॉलिड वेस्ट है जैसे फिशेस है ना, फिशेस हैं वो क्या है, नीचे बैठ जाएंगी, है ना, वो नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर जो पानी बचेगा उसको हम आगे भेजना चाहते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, यहां तक जो भी हुआ ना, यहां तक जो भी हुआ उसको हम बोल रहे हैं क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इस तक हम क्या बोल रहे हैं, हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं ना। अभी तक हमने ऐसा कुछ यूज नहीं किया, हम सिर्फ फिजिकल मेथड यूज कर रहे हैं। इससे आगे फिर जो चालू हुई वो क्या है, अपनी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या इसको बोलो आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल क्यों बोलते हैं ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से कहां पानी गया, एरिएशन टैंक में गया। अब नाम से ही पता लग रहा है एरिएशन टैंक, मतलब यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, मतलब कंडीशंस कैसी है, एरोबिक कंडीशन। तो एरिएशन टैंक में हम क्या करेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ कराएंगे, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ कराएंगे। देखो अब एक बात यहां पे समझो, यहां पे एरिएशन टैंक में जो पानी आया उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज्यादा है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, मतलब उस पानी की बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है। देखो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना ज्यादा बीओडी होगा, उतना ज्यादा बीओडी होगा। ठीक है, तो हमें सिंपली करना क्या है, इस टैंक में उस पानी की क्या घटानी है, हमें बीओडी घटानी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें घटानी है। तो घटाएंगे कैसे, सिंपली क्या है, हम एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ करा देंगे। अब ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर जो भी इस पानी के अंदर है उसको कंज्यूम कर लेंगे। अब ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम होता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो बीओडी भी अपनी कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ना एक गुच्छे से बन जाता है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या बन जाते हैं, फ्लोक्स बन जाते हैं। फ्लोक्स क्या होते हैं, देखो हमने एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ कराई थी, तो माइक्रोब्स में अब बैक्टीरिया भी होंगे, फंजाई भी होंगे, तो जो भी बैक्टीरिया फंजाई मिलजुल के क्या बना देते हैं, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, है ना। एक लगा लो ऐसे, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए याद रखना कि गुच्छे से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिनको हम फ्लोक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर अपना कंज्यूम हो चुका है और पानी में बचे क्या, अब फ्लोक्स बचे, है ना, बचे क्या, फ्लोक्स बचे। ठीक है, अब ये पानी आगे चला गया किसमें, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। ये था प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रही है। अब यहां क्या हुआ, देखो पानी में अब क्या बचे हमारे पास, फ्लोक्स बचे, फ्लोक्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर अपना उड़ चुका है, पोल्यूशन अपना उड़ चुका है। फ्लोक्स में क्या है, अपने बैक्टीरिया है, फंजाई है, इस सब का क्या है, मैश है। अब इन फ्लोक्स को हमने क्या किया, अलाउड टू सेटल, मतलब सेटलिंग टैंक मतलब फ्लोक्स को हमने सेटल नीचे बैठा दिया, है ना, नीचे बैठा दिया तो ऊपर क्या बचेगा, साफ पानी बचेगा। साफ पानी को हमने कहां पे छोड़ दिया, किसी रिवर में या वाटर बॉडी के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, अब बचा क्या, इसमें खाली फ्लोक्स बचे। अब थोड़े से फ्लोक्स हम इसमें डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्योंकि हमें ये एरोबिक माइक्रोब के लिए वो चाहिए ना, जैसे हम दही जमाते हैं तो थोड़ा सा दही दूध में डाल देते हैं, तो इसी तरीके से हम ये एरोबिक माइक्रोब्स किससे बन देते हैं, फ्लोक्स से ही बनाने हमको, है ना। तो थोड़ा सा यहां ले आएंगे और बाकी जो वेस्ट बचा अपना फ्लोक्स, उसको हम किस में डाल देंगे, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, है ना,
वहाँ पे इनको फ्लोक्स को हम डाल देंगे, ये अपना एक तरीके से वेस्ट है, यहाँ पे उनको डाइजेस्ट करा देंगे, ठीक है, और अपना साफ पानी इधर निकल चुका है। तो ये बेसिक सा अपना ईजी सा कंसेप्ट है। अब हम करने वाले हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोगैस असल में होती क्या है। देखो सिंपल है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, गैस मतलब ऐसी गैस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनी है, वो हो जाएगी सिंपली क्या, बायोगैस, ठीक है। अब देखो मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये अपनी क्या है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स सिंपली क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से जो गैस बनी वो हो जाएगी बायोगैस, सिंपल है। अब यहाँ पे याद रखने लायक बात क्या है कि जो ये बायोगैस होती है, इसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन, मतलब इसका जो मेजर पोर्शन है वो कौन बनाता है, वो मीथेन गैस बनाती है ना। इसमें बहुत सारी गैसें हैं पर इसका मैक्सिमम जो पोर्शन है, मेजॉरिटी पोर्शन है, वो कौन बनाता है, वो मीथेन गैस बनाती है, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो सर्टेन बैक्टीरिया ग्रो एनएरोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल। देखो सिंपल है, सेल्यूलोज के ऊपर क्या है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं सेल्यूलोज के लिए, है ना। और कैसे, अनएरोबिक कंडीशन में, है ना। अब यहां पे याद रखने लायक बात क्या है, अनएरोबिक कंडीशन, दूसरी सेल्यूलोज के ऊपर, ठीक है। और वो क्या करेंगे, फिर गैस प्रोड्यूस करेंगे। गैस वही है ना कि बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। बायोगैस में हमने क्या किया था, मीथेन मेजर होगी और थोड़ी थोड़ी और भी गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2, ये वाली भी होंगी, ठीक है। अब ऐसे बैक्टीरिया, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, ऐसे बैक्टीरिया जो अनएरोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजीन्स बोलते हैं। देखो मिथेनोजीन्स मतलब जो मिथेन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे, अनएरोबिक कंडीशन में, कहां से, सेलुलोजिक मटेरियल में। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर। अब देखो मिथेनोजीन्स बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, है ना। और एक ऐसा बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। देखो मिथेनोजीन्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, उनमें से एक का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम कहाँ प्रेजेंट होता है, रूमन ऑफ कैटल में। अब ये रूमन क्या होता है, देखो जैसे अपना स्टमक होता है ना, ऐसे भी कैटल के अंदर भी क्या होता है, स्टमक होता है। और स्टमक के क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। और तो स्टमक, कैटल के स्टमक के 4 पार्ट का ही एक पार्ट है क्या, रूमन। तो रूमन के अंदर होगा मिथेनोबैक्टीरियम। अब मिथेनोबैक्टीरियम क्या करेगा, देखो अब कैटल क्या है, गाय है, मान लो गाय भूसा खाएगी, उसमें क्या होगा, सेलुलोज होगा। तो सेलुलोज से क्या करेंगे, अनएरोबिक कंडीशन में क्या करेगा मिथेनोबैक्टीरियम, ये मेनली क्या है, मीथेन की प्रोडक्शन करेगा, या बोल लो सही शब्दों में बोलें तो बायोगैस की प्रोडक्शन करेगा ना। मेजर कौन सी होगी, मीथेन, थोड़ी थोड़ी ये वाली भी होंगी। तो ये सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। अब कैसे करेगा, यूनिट होती है जो बायोगैस, ये टिपिकल बायोगैस प्लांट जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो सिंपल है, क्या है, जो उसके रूमन में क्या था, मिथेनोबैक्टीरियम था, तो वो डंग के साथ है ना, उसके फीसिस डंग के साथ वो बाहर आएगा। तो सिंपली क्या, हमें यहाँ एनिमल का डंग और वाटर, और ये डंग और वाटर एनिमल का हमने क्या किया, इस बड़े से टैंक में डाल दिया, जिसको हम डाइजेस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अपना वो बैक्टीरिया काम करता रहेगा, और बैक्टीरिया क्या करेगा, गैस की प्रोडक्शन करेगा। तो जो गैस होगी वो ऐसे यहाँ से हम रिसीव कर लेंगे, और उसको क्या है, पाइपलाइन के थ्रू यूज कर लेंगे, है ना, एज ए फ्यूल, है ना। गैस है तो उसको तो यूज तो करना है। यहाँ से गैस निकल जाएगी, तो गैस निकलने के बाद अपना जो भी वेस्ट बचेगा उसको हम किस में डाल देंगे, उसको हम डाल देंगे किस में, स्लज में डाल देंगे, स्लज में। अब देखो इंडिया में जो बायोगैस प्लांट्स है ना, बायोगैस प्लांट्स लगाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है किनका, इन 2 ऑर्गेनाइजेशन का। एनसीईआरटी में दी हुई इनकी अपने को क्या है, बेसिकली फुल फॉर्म याद करनी है, IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और क्या है KVIC, ये क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। अब देखो अपना प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्या, बायो कंट्रोल एजेंट्स, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, फिर क्या है अपने को चीजें याद करनी जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएंगी। देखो कोई भी फसल है, मान लो गेहूं की फसल है या चावल की फसल है, तो हमें पता है क्या, फसल को नुकसान पहुंचाने के आते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, छोटे छोटे जो भी आते हैं। तो हम उन इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, आपने देखा भी होगा खेतों
खेतों में देखा भी होगा, क्या है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड है ना, केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई केमिकल्स का यूज मत करो, केमिकल्स क्या है, हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके इंसेक्ट आ रहे हैं खेत में, उनको आप कैसे कंट्रोल करो, बायोलॉजिकल कंट्रोल करो उनका, है ना, बायोलॉजिकल उनका कंट्रोल करो। कैसे बायोलॉजिकल, कैसे, इंसेक्ट का यूज करके, इंसेक्ट को, है ना, जो अपने फायदे के इंसेक्ट है उनका यूज कर लो, है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए, या बैक्टीरिया का यूज कर लो, या फंजाई का यूज कर लो, या वायरस का यूज कर लो, ना। हम क्या है, पूरा तरीके से बायोलॉजिकली क्या है, उनको जो अपने हानिकारक, जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं या कुछ भी हैं, जो भी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल यूज करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, अपने पोल्यूशन नहीं होगा ना, जो हम खाना खाएंगे वो क्या होगा, अच्छा होगा, केमिकल्स से फ्री होगा, है ना। कुल मिला के हम केमिकल्स का यूज नहीं करना चाहते। तो हम बात करेंगे इंसेक्ट का किसको कंट्रोल करेंगे, बैक्टीरिया से कैसे कंट्रोल करेंगे, फंजाई को किससे कंट्रोल करेंगे, वायरस को किससे कंट्रोल करेंगे, ये बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इंसेक्ट की। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, कौन सी, अब याद रखने लायक बात क्या है, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज। यहां पे याद रखने लायक बात क्या है इंसेक्ट में, कि लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज किसको कंट्रोल करती हैं, एफिड्स एंड मॉस्किटो। देखो, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई क्या है, बीटल्स हैं। कैसी बीटल, विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग। और ये किसको कंट्रोल करती हैं, एफिड्स एंड मॉस्किटो, है ना। हमने क्या है, इंसेक्ट का यूज किया, हमने इंसेक्ट का यूज किया, इनको, ये अपने क्या है, हार्मफुल, ये अपने हार्मफुल इंसेक्ट है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमने इंसेक्ट का यूज किया। नेक्स्ट हम बैक्टीरिया की बात करें। बैक्टीरिया में देखो, हम बैक्टीरिया का यूज करेंगे किसको, अपने हानिकारक जीवों को कंट्रोल करने के लिए। देखो, हम कौन से बैक्टीरिया का यूज करेंगे, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, किसको कंट्रोल करेगा, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करेगा। और कैसे करेगा, ये डिटेल में अपना ये बीटी टॉक्सिन वाला, ये अपना क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। अब बात करते हैं फंजाई में। तो फंजाई में अपना पहला पॉइंट क्या है, याद रखने लायक, कि कौन सी फंजाई अपने को यूज करनी है, ट्राइकोडर्मा। मैं फिर से इस पे दोबारा रिपीट करूंगा कि क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि कौन सी ऐसी फंजाई है जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होती है, तो आंसर जाएगा ट्राइकोडर्मा। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और ट्राइकोडर्मा के बारे में दो बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ट्राइकोडर्मा कैसी फंजाई है, फ्री लिविंग फंजाई है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखना ही पड़ेगा। ट्राइकोडर्मा कैसी फंजाई है, फ्री लिविंग फंजाई है, और ये रूट इकोसिस्टम में रहती है। रूट, मैंने यहां पे शूट नहीं लिखा, रूट इकोसिस्टम लिखा है, याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ट्राइकोडर्मा कैसी फंजाई है, फ्री लिविंग फंजाई है, रूट इकोसिस्टम में रहती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये क्या कंट्रोल करेगी, ट्राइकोडर्मा किसको कंट्रोल करेगी, सेवरल प्लांट पैथोजन। ये तो कोई याद रखने लायक बात नहीं है, ये तो इन जनरल बात बोलती है। तो यहाँ फंजाई में याद रखने लायक बात पहली, ट्राइकोडर्मा क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट वाली फंजाई है, फ्री लिविंग है, रूट इकोसिस्टम में रहती है, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वायरस के बारे में। तो कौन से वायरस यूज होंगे एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, कौन से, बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस। ठीक है, अब ये कौन से जीनस के वायरस होते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। जो बैक्यूलो वायरस होते हैं वो कौन से जीनस के होते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। और ये क्या कंट्रोल करते हैं, इंसेक्ट्स एंड सम अर्थ्रोपोड। ठीक है, बट यहां पे वायरस में जो मेन क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है, वो ये वाली है। देखो, जहां भी ऐसा क्वेश्चन आ जाना कि स्पीशीज स्पेसिफिक, आंसर जाएगा वायरस, नैरो स्पेक्ट्रम, आंसर जाएगा वायरस, और ये आ जाएगा आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आंसर जाएगा वायरस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए, स्पीशीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इन सब में से आपके सामने मान लो ये चार ऑप्शन आ गए, तो आंसर क्या जाना चाहिए, वायरस ही जाएगा, है ना। देखो, ये तीनों चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये तीनों चीजें इशारा कर रही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो बहुत सारे इंसेक्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और आपको टारगेट करना है डी इंसेक्ट को, है ना। बहुत सारे इंसेक्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसको करना है, सिर्फ डी को करना है। तो ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम में क्या यूज होगा, वायरस होगा, वायरस। ये चीजें आपको यहां पे याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो यहां पे अपना क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट का टॉपिक यहां खत्म हुआ। अब अपना है क्या, लास्ट टॉपिक है कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब देखो ये अपने पास है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब नाम से ही पता लग रहा है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजर। तो हम ये हाँ बोलना क्या चाह रहा है कि भाई फर्टिलाइजर के तौर पे किसका, केमिकल्स का यूज मत करो, है ना। ये बोलना क्या चाह रहा है कि फर्टिलाइजर जो हम नॉर्मल
खेतों में क्या है केमिकल डालते हैं, केमिकल डाल डाल के सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई केमिकल्स का यूज मत करो, बायो फर्टिलाइजर का यूज करो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका यूज करो, है ना। पोल्यूशन भी नहीं होगा, अपने को खाना भी अच्छा मिलेगा। तो कुल मिला के ये बोलना क्या चाह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? सिंपल यही तो होती है कि हमें क्या है केमिकल्स का यूज नहीं करना, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उन्हीं का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजेशन, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसकी तरह यूज होंगे? फर्टिलाइजर की तरह यूज होंगे। तो कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया ये सिंपल है, इनका सीधा सीधा लेना देना किसे? नाइट्रोजन फिक्सेशन से लेना है। हम मान लो खेतों में खाद डाल रहे हैं तो किस लिए डाल रहे हैं? नाइट्रोजन के लिए ही डाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से लेना देना है ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम बैक्टीरिया को यहां टारगेट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, ठीक है। तो बैक्टीरिया को याद करने की मैं सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं आपको। देखो, फ्री में बार्बर से, है ना, फ्री में बार्बर से, बार्बर क्या है? बाल ही काटेगा। फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सिम्बा क्या है? नाई की दुकान पे गया बाल कटाने और बाल कटा के पैसे, बिना पैसे दिए फ्री में बाल कटा के भाग गया। फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। देखो, फ्री मतलब फ्री लिविंग, सिम्बा मतलब सिम्बायोटिक। अब बार्बर देखो, बार्बर BAR यहां अपने को पकड़ना है। B से बिजरेंकिया, A से एजोटोबैक्टर, R से रोडोस्पेरिलम, मतलब ये 3 बैक्टीरिया अपने क्या है? फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग, ठीक है। और सिम्बायोटिक कौन से हैं? सिम्बायोटिक कौन से हैं? F से है फ्रैंकिया, R से है राइजोबियम। F से है फ्रैंकिया, R से है राइजोबियम, ठीक है। सारी बातें किसकी रिलेटेड हो रही है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिलेटेड हो रही हैं। फ्री लिविंग अपने को पता चल गए, सिम्बायोटिक अपने को पता चल गए। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि राइजोबियम किस में होता है? लेग्यूम्स में होता है। राइजोबियम किस में होता है? लेग्यूम्स में होता है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब यहां पे अपना बैक्टीरिया क्लियर है। अब हम जा रहे हैं फंजाई की तरफ। अब हम जा रहे हैं फंजाई की तरफ। तो फंजाई में क्या है? अपना माइकोराइजा। माइकोराइजा मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि क्या होता है ना। क्या होता है माइकोराइजा? एक एसोसिएशन है, एक गठबंधन है किसके बीच में? फंजाई और प्लांट्स के बीच में एक गठबंधन है। और प्लांट्स जनरली कौन से जीनस के होते हैं? ग्लोमस जीनस के होते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, प्लांट्स जनरली कौन से? ग्लोमस जीनस के, ठीक है। माइकोराइजा एक गठबंधन है, एक एसोसिएशन है किसके? फंजाई और प्लांट के बीच में, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, ये इनके एसोसिएशन में ज्यादा फायदा किसका होता है? प्लांट का ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि प्लांट को ये फंजाई क्या क्या प्रोवाइड करा रही है? फंजाई फॉस्फोरस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फॉस्फोरस, हम याद रखेंगे फॉस्फोरस। फंजाई प्रोवाइड्स क्या कर रही है? फॉस्फोरस प्रोवाइड करा रही है। और क्या है? पैथोजन रेजिस्टेंस, है ना, इसको क्या है? बीमारियों से भी बचा रही है ना। और क्या कर रही है? टॉलरेंस टू सैलिनिटी ड्रग। अब ये याद करो, पैथोजन रेजिस्टेंस हमने क्या किया था? फंजाई कौन सी होती है? वो ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम में होती है ना, वो याद किया था ना। तो ये उसी के रिलेटेड बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और प्लांट क्या प्रोवाइड कराएगा? फंजाई को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, भाई मैं जगह प्रोवाइड कराता हूं, मेरे ऊपर तू ग्रो हो ले, है ना। और क्या है? कार्बन प्रोवाइड करेगा। कार्बन कैसे? तो सिंपल है, प्लांट का लेना देना फोटोसिंथेसिस से होता है ना, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, तो इसके पास कार्बन बहुत होता है, तो फंजाई को कार्बन दे देगा, है ना। शेल्टर कार्बन आप भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं हुआ, फंजाई वाले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखो फंजाई यहां पे अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। ये सिंपल सा है, इसमें कोई खास बात नहीं है कि ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी है। नाइट्रोजन फिक्सिंग वाली याद करनी है, एनबीना नोस्टोक ओसिलेटेरिया, ठीक है। और एक याद रख लेना, पैडी फील्ड में यानी राइस वाले चावल के खेत में क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो ये अपना कुछ सिंपल सा चैप्टर था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहां पे ये खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।